हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ईरान की। तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया है। अभी सीज फायर हुई थी, उसके बाद में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद में ईरान ने रिटेलिएट किया और फाइनली ये जो सीज फायर था ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा एक्शन लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई कल के स्ट्राइक के अंदर 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करी गई, जहां पे बहुत जान माल का नुकसान देखने को मिला है उनको। पहले एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दी थी कि वॉर रुक रही है, बट अब रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को पढ़े तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं यूएस की शिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री, जितनी भी एम्यूनेशन है, वेपनरीज है, सब कुछ लेके लड़ने के लिए तैयार है। अगर ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो भाई आप देखो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल बेइज्जती देखने को मिली है और वो गुस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये भी बोला है जो भी ईरान को वेपनरी सप्लाई करेगा उसके ऊपर भाई टैरिफ वगैरह लगाए जाएंगे 50% तक। मतलब एक तरह से रशिया और चाइना के बारे में बात करी जा रही है। अब सवाल ये है कि यूएस की एक्चुअली बस की है करना या फिर नहीं। मतलब मैं यूएस तो नहीं बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के बस की है करना या फिर नहीं, क्योंकि वो तो बोलते रहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब से आए हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि रशिया के फेवर में है। चाइना से पंगे लेते हैं, पर चाइना भी भाई रिटेलिएट करता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। इनफैक्ट ईरान से पंगे लेने के बाद भी चुप होते हुए दिखाई दिए है वो। मैं भाई मेरी बात सुन लो वरना मैं तुम पे ये कर दूंगा, इतना टाइम ही बचा है, फिर देखो क्या होगा। इतना ओ हमने सीज फायर कर लिए, सीज फिर इजराइल ने मारा, ओहो ये गलत हो गया, फिर देखो मैं तुम पे फिर से तुमको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, समझ लो भाई। बच्चों वाली बातें है ये। गली मोहल्लों में लड़ाइयां नहीं होती जहाँ पे भाई तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूं, ये बस यही चलता रहता, होता कुछ नहीं है। बाकी फ्रांस ने तो भाई अपने सारे गोल्ड रिजर्व को यूएस से उठा के अपने देश में ट्रांसफर कर लिया है। और ये ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, जहां पर जो बड़े बड़े देश है जिनके गोल्ड रिजर्व बाहर है वो अपने देश में लेके आ रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या उनको लगता है कि उनके गोल्ड रिजर्व उस जगह पे सेफ नहीं है, या फिर गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर जो ड्यूटी टैक्स लगता है उनको लगता है भाई इट्स बेटर कि गोल्ड रिजर्व को अपने पास रखा जाए, अपना सिक्योर रखा जाए। क्योंकि देखो यूएस से लाना तो मेरे को लगता है एक नेसेसिटी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कल को यूएस सैंक्शन लगा दे और बोले भाई तेरे गोल्ड रिजर्व मेरे, बोल जा तू। यही सेम मूव हमको 1960 में भी देखने को मिला था, जब ब्रेटन वुड्स को चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व को वापसी लेके आए थे। उस टाइम पे यूएस और यूके के पास में गोल्ड रिजर्व होते थे। ये कहते भाई हम तो भाई गोल्ड को मानेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, मैं ढंग से समझाता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर जमाने की बात है, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, आपस में देश लड़ रहे थे। यूएस एमिनेशन में अच्छा था, वेपनरीज में अच्छा था, तो उसने अपने एमिनेशन बाकी देशों को बेचने शुरू करे। इन रिटर्न वो गोल्ड लेता था उससे। तो एक टाइम ऐसा आया वॉर खत्म होते होते कि भाई उनके पास में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व का एक सब्सटेंशियल पोर्शन इकट्ठा हो गया। तो उससे पहले सबके सब गोल्ड को ही सब कुछ मानते थे। अब यूएस ने कहा कि भाई गोल्ड छोड़ो, मेरी करेंसी को सबसे बड़ा मान लो, इसको पेग कर दो गोल्ड के साथ में। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 100 किलो गोल्ड है, तो मेरे पास में $100 है, तो $1 का मतलब एक गोल्ड। तो ऐसे ही सारी की सारी करेंसी इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जिनके पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा बेस्ड ऑन दैट उनकी करेंसी उस तरीके से फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। सबको सही लगा, सब कहते हैं हाँ भाई दिस इज गुड। अब यहाँ पे टाइम बीतता है, यूएस को पैसों की जरूरत पड़ती है, यूएस डॉलर पे डॉलर छापे जाता है। अब डॉलर पे डॉलर छापने के चक्कर में आप समझो, पहले मेरे पास में 100 किलो गोल्ड था, उसकी वैल्यू थी $100। अब मैंने $900 और छाप लिया, अब मेरे पास में $1000 है, गोल्ड मेरे पास वही 100 है। तो एक्चुअली मेरे डॉलर की वैल्यू 10% हो जानी चाहिए थी, पर ये किसी को नहीं बताया गया। ये बात जब सबको पता लगी तो जापान सबसे पहले आगे निकल के आया। ये ब्रिटेन वुड्स वाला एक बैठक हुई थी, उसके अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन हुई और फिर सबका डॉलर से ट्रस्ट उठता हुआ दिखाई दिया। अब वही सेम चीज दोबारा से दिखाई दे रही है। यहां पर डायरेक्टली डॉलर को नहीं कहा जा रहा कि भाई डॉलर ऐसा है वैसा है, बट एक सॉफ्ट सिग्नल जरूर जा रहा है कि भाई अब डॉलर अपने आप में रिस्क में दिखाई दे रहा है। यूएस की इकोनॉमी का हाल बुरा है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो पगला रखे हैं, यूएस कुछ भी करे जा रहा है। सिचुएशन ऐसी बुरी हो चुकी है इस टाइप पे यूएस के लिए कि वापसी निकलना सही नहीं दिखाई दे रहा। तो लगता है कि शायद डी डॉलराइजेशन देखने को मिले।
और ये उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि फ्रांस नहीं डरता यूएस से अगर देखा जाए तो। बाकी भाई वीडियो आगे चलने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी एक मजे की चीज बताता हूँ, यूएस और ईरान मिलके एक जॉइंट वेंचर बना रहे थे जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर टोल लगाया जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाने की बात कर रहा है, ईरान की वहां से पैसे कमाएगा वगैरह वगैरह। यूएस भी उस प्लान के अंदर मिला हुआ था। मतलब क्या सपने देखते हैं भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है। बाकी रशिया की बात करके चले तो उन्होंने 40% डिस्काउंट के अंदर एशिया के अंदर एलएनजी सप्लाई करने का ऑफर दिया है। रशिया की एलएनजी भाई बैन है, कोई ले नहीं सकता, बट क्या किया जा रहा है, उसको घुमा के बेचा जा रहा है, किसी और नाम से किसी और कंट्री के भेरूपिये के अंदर उसको लेके आया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो चाइना रशिया के बीच में डील हो रही है, जहां पर पेपर्स में दिखाया जा रहा है कि ओमान से नाइजीरिया से सारा का सारा आ रहा है माल, और चाइना शैडो फ्लीट के थ्रू ये सारा सारा माल ले रहा है। शैडो फ्लीट मतलब इसी ग्रे एरिया के थ्रू। इंडिया अभी फिलहाल कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई हम डरते हैं एक तरह से देखा जाए यूएस से, हम पे सैंक्शन ना लगा दिया जाए। बाकी इंडिया भी झुका नहीं था अगर देखा जाए सैंक्शंस के अंदर तो। इसके अलावा एसबीआई की बात करके चले तो $5 बिलियन की रुपी की शॉर्ट पोजीशन पड़ी है उनके पास में। अभी रिसेंटली ही आरबीआई ने कैप कर दिया $100 मिलियन के ऊपर आप कुछ भी फॉरेन एक्सपोजर नहीं रख सकते, तो इनको अब लिक्विडेट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, जिस चक्कर में इनको लॉस देखने को मिलेगा। इन्होंने सोचा था हमारी करेंसी और टूटती हुई दिखाई देगी, पिछले कुछ टाइम से हमारी करेंसी इंप्रूव हो रही है, हो सकता है फिर से करेंसी टूटती हुई दिखाई दे, क्योंकि सिचुएशन फिर से वो लड़ाई झगड़े वाली हो रही है। पर पिछले कुछ टाइम में करेंसी हमारी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है, और इसका नुकसान इनको देखने को मिलेगा। ऑल्दो $5 बिलियन के ऊपर थोड़ा सा लॉस होने वाला है इनको, तकरीबन $32 मिलियन का। जिनके पास में $800 बिलियन से ज्यादा की एसेट है, उनको इतने अमाउंट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी लॉस तो हो ही रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.6% के ऊपर प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर उन्होंने कहा था कि भाई 7.6% होगी, मतलब इनके हिसाब से घटती हुई दिखाई देगी। आरबीआई के हिसाब से 6.9% के हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से 6.8 से 7.2 के बीच में। जब सारी कहानी खत्म होगी तभी पता लगेगा क्या होगा, क्योंकि इस टाइम ग्लोबल कंडीशन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बाकी इमर्जेंट एआई की बात करके चले तो $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $250 मिलियन भाई वो रेस कर रहे हैं। सॉफ्ट बैंक, लाइट स्पीड, प्रोसेस, वाई कॉम्बिनेटर, सबके सब फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। कंपनी की वैल्यूएशन जनवरी 2026 से अब तक 5 गुना बढ़ चुकी है। भाई बढ़िया चीज है कसम से। अगर देखा जाए, इमर्जेंट खुद का एआई लेके नहीं बैठा, वो दूसरों के एआई के ऊपर टूल बना के दे रहा है और स्केल कर रहा है। बाकी जोहो की बात करके चले तो उन्होंने 3191 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहां पर इनका रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 22 से अब तक डबल हो गया इनका रेवेन्यू। ऑल्दो इनका प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि मार्जिन थोड़े से हिट हो रहे होंगे, बट ओवरऑल आप देखो भाई कंपनी का रेवेन्यू कहा जा रहा है। ये बूटस्ट्रैप कंपनी है, किसी का पैसा लेके नहीं बनी है, ये सारा पैसा इनका है, घर लेके जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आ रहा है वो नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका में 1300 करोड़ के रेवेन्यू का डिफरेंस है, 1300 करोड़। बाकी अगर एबिटा मार्जिन देखा जाए तो वेरी हेल्दी है भाई, 31.27% का है। घटता हुआ दिखाई दिया पर फिर भी बहुत हेल्दी है। यूनिट इकोनॉमिक्स पे भी ₹1 कमाने के लिए 75 पैसा खर्च किया जा रहा है, जो अगेन बहुत अच्छा है। आरओसी ही 16.85% का है। कैश और बैंक बैलेंस की बात करके चले तो 1880 करोड़ पे पहुंच गया, और करंट एसेट 6000 करोड़ से ज्यादा जाती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा रेबल फूड्स की बात करके चले तो उन्होंने अपना क्विकीज बंद कर दिया है, जो कि इनका 15 मिनट डिलीवरी फूड डिलीवरी सिस्टम था, जो उसको ईट शोर के थ्रू रन कर रहे थे, सक्सेसफुल नहीं दिखाया, सबने बंद कर दिया। अगर देखा जाएगा ये 15 मिनट फूड डिलीवरी काम नहीं कर रही है। स्विगी का स्नैक था, जोमेटो का भी हो गया, सबका हो गया, सबके सब एग्जिट कर रहे हैं भाई। मुझे लगता है खाने के अंदर तो खासकर 15 मिनट तो जल्दी हो जाता है, टू मच। एक बार को कोई पैक्ड फूड हो, सैंडविच वगैरह हो तो समझ में आता है, पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पिज्जा वगैरह वगैरह आपके घर में 15 मिनट में डिलीवर हो जाए, तो अपने आप से सवाल पूछो। बिरयानी हो सकती है एक बार को, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी होती है, उसको बस डब्बे में पैक करके आपको देना है, वो पॉसिबल है। पर मुझे लगता है पिज्जा, बर्गर्स भी पॉसिबल नहीं है 15 मिनट में आपके घर में डिलीवर करना, अनटिल अनलेस वो बने पड़े हो, बस उठा के आपको दे रहे हैं। बाकी ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने अपने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को सरेंडर कर दिया भाई। 2 साल पहले आरबीआई से अप्रूवल आया था, सरेंडर कर दिया। इनको शायद बिजनेस नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, इसलिए ऐसा कर दिया।
इससे पहले मैंने जोमेटो को भी देखा था, उन्होंने 2024 के अंदर सरेंडर किया था, उनको भी भाई एक्सेस तो मिल गया था, बट उन्होंने भी इसको छोड़ दिया। बाकी अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चलिए तो उन्होंने एक भाई नई बैटरी में चमत्कार कर दिया है। उन्होंने इंडिजीनियस लिथियम फॉस्फेट बैटरी सेल बना दिया है भाई। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल आ जाता है तो अगले क्वार्टर से ये अपनी गाड़ियों के अंदर लगा के बेचेगी भी इसको। अगर ये सब कुछ सही है ना तो अच्छी बात है, अगर इन्होंने सब कुछ कर लिया है। देखो स्कूटियों से तो लोगों को भरोसा उठ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस डिस्काउंट ले या कुछ भी ले रहे, क्योंकि देखो आप सस्ते में बेच दोगे, सर्विस कैसे मिलेगी, इस चक्कर में बहुत सारे लोग ओला इलेक्ट्रिक से डर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजिक पिवट हो सकता है अगर कंपनी सच्ची में कर रही है, क्योंकि खबरें बहुत सारी निकल के आती है कि भाई एक शेल कंपनी टाइप्स ऑपरेट भी करती है। मतलब मैंने एक जगह पे सुना था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पहले बोल रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी सुना जा रहा है, मतलब मार्केट की खबरें है कि ऐसा हो रहा है। पर अगर सब कुछ रियलिटी है तो मेरे हिसाब से B2B पिवट बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है इनके लिए। अभी जो JSW ग्रुप है वो अपनी इंडिया में गाड़ी निकालने का प्लान कर रहा है। अगर ये उनके साथ में टाइप कर लेते हैं, उनको बैटरी सप्लाई करते हैं, तो इनको B2B क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये अगर चाहे तो सोलर पावर प्लांट्स के अराउंड भी काम कर सकते हैं। अडानी ग्रुप के साथ में टाइप करो, सोलर पैनल्स तो बना ही रहे हैं, बैटरी सिस्टम उनको प्रोवाइड करो। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं बहुत सारे, डेटा सेंटर्स को भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी, वहां से भी बिजनेस बन सकता है। मुझे लगता है B2B में बिजनेस का एकदम कायाकल्प हो सकता है अगर जाया जाए तो। बाकी मैकबुक नियो की सेल्स एक्सपेक्टेशन से भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी सोचा नहीं था इतनी ज्यादा सेल होगी। इन्होंने फोन वाली चिप डाली है अपने लैपटॉप के अंदर और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मैंने देखा लोग वीडियो भी एडिट कर रहे हैं, 4K वीडियो एडिट कर रहे हैं मजे से। इसके अलावा गोप्रो की बात करके चले तो वो अपने 23% वर्कफोर्स को निकाल रहे हैं, मतलब 145 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। ग्लोबली टोटल वर्कफोर्स है इनकी 631 लोगों की। 37% ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स नीचे जाती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है गोप्रो नहीं रहा, गोप्रो वॉज अ गोप्रो। अब फोन, चश्मे, बहुत सारी चीजें नहीं आती हुई दिखाई दे रही है जो उन सारी चीजों को रिप्लेस कर रही है। मेरे पास भी गोप्रो पड़ा है, बट समझ में नहीं आता कि उस जमाने में बहुत अच्छा लगता था, पर इस जमाने में उसकी क्वालिटी में उतना मजा नहीं है। पता नहीं भाई क्या है, स्टेबलाइजेशन बहुत तोड़ है, मतलब मैं ये बोलूंगा। बाकी ओपर एआई की बात करके चले तो $1 ट्रिलियन के आईपीओ का प्लान कर रहे हैं इसी साल। और सबसे बड़ी बात यह है रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन बढ़ाया जा रहा है। नॉर्मली 5 से 10% होता है, ये उसको बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर ओपर एआई लेगा, गंजे को कंगी बेचने की तैयारी करी जा रही है। हम तो चलो इंडिया के अंदर रहते हैं, शायद बहुत सारे इंडियन नहीं फंसेंगे, बट ये फटेगा, बता रहा हूं मैं आपको, लिख के दे रहा हूं ये वाली बात मैं आपको। अभी बिक जाएगा, शायद ले लेंगे लोग, जो लेंगे ना 1 साल के बाद बताना मुझे क्या हाल होगा उसका। रिकॉर्ड कर लो उस बात को, मैं लिख के दे रहा हूं उस बात को। ये बबल फटेगा। और ये नहीं है कि ओपन एआई कंपनी बंद हो जाएगी या चैट जीपीटी खराब हो जाएगा। इनकी जो वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन चल रहा है वो जस्टिफाइड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज मॉडल भी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, और वो लोकली परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा टेक न्यूज वाला चैनल देख लेना, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि क्यों टर्बो क्वांट के आने के बाद में दुनिया बदलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी डेल की बात करके चले तो वो भी 2026 के अंदर 11,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, तकरीबन 11% अपनी वर्कफोर्स को। पिछले साल भी बहुत लोगों को निकाला गया, अभी भी निकाल रहे हैं, कॉस्ट कटिंग चल रही है ना भाई। डिज्नी भी 1,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, तकरीबन 1% अपनी वर्कफोर्स को। इन्होंने भी पहले निकाला था, फिर से निकाल रहे हैं। मतलब जो बोलता है कि एआई की वजह से जॉब्स नहीं जा रही, सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट थोड़ी सी लाल दिखाई दी है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही थी, क्योंकि कल रात की बात करके चले तो उस टाइम तक खबर आ गई थी कि भाई वॉर रुकने का नाम नहीं लेने वाली। आई वो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ी और ज्यादा नीचे जाएगी, क्लोज टू 1% मार्केट नीचे गई है। अब इसको प्रॉफिट बुकिंग कहा जा रहा है, क्योंकि कल बहुत अच्छी मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी थी, पर मुझे लगता है वॉर सिचुएशन की वजह से भी ये नेगेटिव गई। आई वो एक्सपेक्टिंग 3% के आसपास नीचे। बाकी हमारी करेंसी भी थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई दी है। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।